चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 5, थ्योरीज ऑफ पब्लिक सेक्टर। वेल बेटा, इसको 3 हिस्सों में हम पढ़ेंगे। पहला हिस्सा आपको सिखाएगा कि क्यों हमें ज़रूरत है पब्लिक सेक्टर की, और इसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें एज सब्जेक्ट पब्लिक सेक्टर के बारे में, पब्लिक इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना चाहिए। दूसरा हिस्सा बताएगा तरीके क्या हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ने के, पब्लिक इकोनॉमिक्स के कौन कौन से मॉडल्स हैं जिसको हम यूज़ करके पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। तीसरा, ड्रॉबैक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, अगर पब्लिक सेक्टर एफिशिएंट ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो आइए पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं मेरा बच्चा, जस्टिफिकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसके अंदर 4 पॉइंट्स आपकी रीडिंग देती है जो जस्टिफाई करती है व्हाई देयर शुड बी अ पब्लिक सेक्टर। आप ये भी कह सकते हो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहली हेडिंग है मिनिमल स्टेट। देखो, हम अगर ये सिर्फ मान लें कि गवर्नमेंट कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, गवर्नमेंट सिर्फ बेसिक एक्टिविटीज कर रही है ऑफ प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी राइट्स और प्रोवाइडिंग लॉ एंड ऑर्डर, तब भी वी नीड पब्लिक सेक्टर। कैसे, आइए देखते हैं मेरा बच्चा। कहता है एंटायरली अनरेगुलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट रन इन अ प्रॉपर वे। अगर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है मेरे बच्चे, तो फिर आप बताइए इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने में कितनी दिक्कत होगी। कैसे सर? आपने एक एप्पल खाना है सर। आप एप्पल लेने जाते हो, जाते हैं सर। पैसे देते हो, देते हैं सर। बदले में ले आते हो, ले आते हैं सर। अगर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, छीन के खा लिया जी, क्या कर लोगे आप? तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ हुई वो? इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वो होती है जो आप कुछ काम करो, बदले में पैसा मिले, वो तो छीन के भाग गया आपसे, से क्या कर लोगे आप? आई एम जस्ट गिविंग यू अ माइनर एग्जाम्पल हियर। सो entirely unregulated economic activity cannot run in a proper way without property rights or contract laws. Exchange of commodities will not take place properly. Without property rights, there will not be any prohibition against theft. भाई कोई प्रॉपर्टी राइट ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मेरी चीज ले गया, मेरी चीज पे कब्जा कर लिया। अगर कोई प्रॉपर्टी राइट ही नहीं है तो कोई भी स्नैच करेगा कोई किसी की भी चीज। वो वही बात हो जाएगी, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सो सर, इस पे गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक सेक्टर क्या करेगी? बच्चे, लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक सेक्टर का ही तो काम है। गवर्नमेंट ही तो दे रही है बेटा। ये जो कोर्ट्स बने बेटे गवर्नमेंट की तो बने हुए राजे। ये जो पेटेंट आपको देते हैं, आप फ्लैट लेते हो, आपके नाम पे रजिस्ट्री करके देते हैं, गवर्नमेंट का ही तो ठप्पा लगता है बेटा, पब्लिक सेक्टर ही तो है राजे। सो फॉर एनफोर्सिंग प्रॉपर्टी राइट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ मनी इज रिक्वायर्ड। अब आप बोलो कि जी गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, ग्रेट, गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी राइट दे दी, ग्रेट। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ लॉ बनाने से या प्रॉपर्टी राइट बनाने से काम नहीं चलेगा, उनकी एनफोर्समेंट भी चाहिए। एंड टू एनफोर्स दोज प्रॉपर्टी राइट्स, टू एनफोर्स दोज रूल्स एंड रेगुलेशन, you need lot of people, you need lot of infrastructure, you need lot of facilities. In short, you need a lot of money. Once a country develops its economic activity, it has to defend it from being stolen by outsiders. अब सपोज आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी का पूरा सिस्टम क्रिएट भी कर लिया, ठीक है, लेकिन अगेन अब आपको ये है कि बाहर वाला कोई आके इसको वो ना कर ले। मैं पॉलिटिकल डिबेट में जाना नहीं चाहता। हांगकांग इज अ ग्रेट एग्जांपल, तिब्बत इज अ गुड एग्जांपल। चाइना ने कब्जा लिए ना भाई, पूरे के पूरे पूरे पके हुए सिस्टम उठा लिए। सो आपको उनके अगेंस्ट भी बाहर कोई कब्जा ना कर ले आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर, आपके इकोनॉमिक सिस्टम पर, उससे बचाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो जो आपका लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, वो सब पैसा गवर्नमेंट के लिए चाहिए। सो कहता है फॉर दैट वी नीड डिफेंस सर्विसेज, दस इवन विद मिनिमल रोल ऑफ स्टेट वी नीड मनी टू फंड इट। तो बच्चा कहते हैं इसके थ्रू आप कहना क्या चाहते हो? मैं इसके थ्रू ये कहना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर का जो जस्टिफिकेशन है वो ये है कि इवन इफ वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना भी करे ना, तब भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करवाने के लिए भी उसके मिनिमल रोल के साथ भी अगर हम चलें, तब भी वी नीड पब्लिक सेक्टर। एंड पब्लिक सेक्टर के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, उससे काम लेने के लिए वी नीड मनी। सर मनी का क्यों मेंशन आपने किया मेरा बच्चा? तभी तो गवर्नमेंट आप पर टैक्स लगाती है, वेदर इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और इतनी सारी ड्यूटीज लगाती है, और आप स्वेच्छा से खुश होकर पे करते हो, बिकॉज यू नो without these property rights, without that law and order, without that contract of employments, without that defense service, you won't be able to survive. इकोनॉमिक एक्टिविटी तो छोड़ो, आपके ऊपर कब्जा और हो जाएगा, वो आपको देखना होगा। तो we need public sector even if it is performing as a minimal state. Second, market versus government.
देखो बेटा, सेमेस्टर 4 माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते थे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, मेनली नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज पढ़ते थे। हम प्रोडक्शन वाली एक्सटर्नैलिटीज की बात करते हैं, जिसमें आपको याद तो होगा एक स्टील फर्म होती थी, एक फिश फर्म होती थी। स्टील फर्म जो है वो बड़ा पॉल्यूशन फैलाती थी एंड ऑल। अब मेरा बच्चा, उसके अंदर आपको याद होगा मैंने आपको 4 तरीके कराए थे एक्सटर्नैलिटीज को बीट करने के। एक में गवर्नमेंट टैक्स लगा देती थी, एक में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी राइट दे देती थी, एक में क्वांटिटी फिक्स कर देती थी, एक में दोनों आपस में मर्ज कर लेते थे। मर्जिंग को अगर छोड़ दूं तो बाकी तीनों तरीके में तो गवर्नमेंट का रूल है बच्चे। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कदापि नहीं कह रहा कि ऐसा हमेशा होगा, बट यूजुअली जब भी मार्केट अपने आप ऑपरेट करता है उसकी कुछ इनएफिशिएंसीज हो जाती हैं, उसकी कुछ एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट हो जाती हैं, उससे मार्केट फेलियर्स क्रिएट हो जाते हैं। उन मार्केट फेलियर्स को अगर आपको इराडिकेट करना है बच्चे, दूर करना है, यू नीड पब्लिक सेक्टर। That is another role or a second point of justification for having a public sector. सो प्रेजेंस ऑफ मार्केट फेलियर माइंडेड, हम बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट अपने आप ऑपरेट कर रही हो और एफिशिएंटली ना कर पा रही हो, देन इन दैट केस देयर शैल बी मार्केट फेलियर्स, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नैलिटीज, और देयर कैन बी सो मेनी अदर मार्केट फेलियर्स एज वेल। पब्लिक सेक्टर हैज द एबिलिटी टू इम्प्रूव अनरेगुलेटेड इकोनॉमी। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट कर रहा है, जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रहा है उसको सब्सिडी दे देगी। गवर्नमेंट इन अ वे कोशिश कर सकती है कि वो जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है बेटा उसको दूर कर दे। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होऊंगा और मेरा टीचर मुझे लेक्चर दे रहा होगा ये, तो मैं उनको सेमेस्टर 1 में ले जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर और मैम, अब ये पता है ये सवाल, मैं नाम नहीं ले रहा, एसआरसीसी में लेक्चरर है एक पर्टिकुलर मैम, शी यूज्ड टू बी माय स्टूडेंट। अभी शी इज अ लेक्चरर ओवर देयर, और भी बहुत सारे कॉलेजेस में है, बट ये क्वेश्चन उस बच्ची का आया था बहुत पहले। तो हम सीखते हैं ना बच्चों से। पता है क्या सवाल था उनका? बड़ा प्यारा सवाल था। और ये जो पब्लिक इकोनॉमिक्स का पेपर था तब वो एनुअल मोड में पढ़ता था बच्चा, तब का सवाल है ये। एनीवेज, तो मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ उस बच्चे के लिए। तो उस बच्चे ने कहा सर याद है सेमेस्टर 1 भी आपसे पढ़ा था? मैंने कहा हाँ बेटा बता। कहते हैं सर इक्विलिब्रियम। मैंने कहा हाँ। कहती है सर वो आपने ना एक चीज कराई थी। मैंने कहा बेटा तू जब मेरे से पंगे क्यों ले रही है, फटाफट बताना क्या है। कहते हैं सर गवर्नमेंट अगर टैक्स लगा देगी तो ये प्राइस पेड बाय बायर था, ये प्राइस पेड बाय सेलर। हाँ था बेटा। तो सर वो ना आपने ये सिखाया था ये डेड वेट लॉस हो जाता है। मैंने कहा मतलब? कहते सर वो ऐसे सिखाया था ना आपने ये ज्वाइन करके, ठीक है, ये डेड वेट लॉस हो जाता था। मैंने कहा बेटा सिखाया था, मुझे अच्छे से याद है। कहना क्या चाहती है बच्चे? पता है क्या कहती है वो? कहती है सर डेड वेट लॉस भी तो मार्केट फेलियर है। मैंने कहा मतलब? अरे सर आपने कहा कि मार्केट जो है अपने आप को एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं कर पाती, कई दफा मार्केट फेलियर क्रिएट कर देती है कई दफा, तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव रोल प्ले करती है उस एक्सटर्नैलिटीज को इरेडिकेट करने के लिए, उस मार्केट फेलियर को इरेडिकेट करने के लिए। तो आप इसी से यही तो जस्टिफिकेशन वाला पॉइंट दे रहे हो। मैं कहा हाँ बेटा। अरे सर यहाँ तो गवर्नमेंट खुद ही वो मार्केट फेलियर क्रिएट कर रही है ना? बढ़िया क्वेश्चन। इसका भी जवाब है हमारे पास। कहता है डिजायरेबल एक्सटेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एज समटाइम्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन क्रिएट मार्केट फेलियर। हम यहां पर ये मान के चलेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो बेनिवोलेंट सोशल प्लानर की तरह काम कर रही है। उसको मालूम है क्या इकोनॉमी के लिए अच्छा है और क्या इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। बट सर माय क्वेश्चन स्टिल इज द सेम। मार्केट गवर्नमेंट भी तो क्रिएट कर सकती है आपका मार्केट फेलियर। आई टोटली अग्री विद यू, बट व्हाट आई एम माय पॉइंट इज देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जहां पर गवर्नमेंट इज एक्चुअली नीडेड टू इरेडिकेट those market failures which have actually arisen out of the private activities, out of the market activities. जैसे मैंने सेमफोर का एग्जाम्पल जानबूझ के आपको दिया, उसके इसमें गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है। रूममेट वाला एग्जाम्पल भी याद करो, प्रॉपर्टी राइट देते थे आप, प्रॉपर्टी राइट गवर्नमेंट ही दे सकती है मेरा बच्चा, और ऐसी कोई एजेंसी जिसके पास वो पावर्स हो। तो इसका आंसर सिर्फ ये है कि यस समटाइम्स गवर्नमेंट कैन एक्चुअली थ्रू इट्स एक्टिविटीज create problem, create market failures such as deadweight losses. But we are considering here is what we are considering here is कि जो प्राइवेट सेक्टर की वजह से या जो मार्केट की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट कैन प्ले अ रोल।
सो इसलिए मैंने एंड में लिखा ना, assumption of rationality and benevolent social planner. So we are assuming here that the planner जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, दे आर benevolent. That means वो वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने वाले हैं. तो अब तक हमने दो जस्टिफिकेशन के पॉइंट्स कर लिए हैं. एक है आपका मिनिमल स्टेट एंड एक है आपका मार्केट वर्सेस गवर्नमेंट. थर्ड पॉइंट है बेटा इक्विटी. वेल मेरा बच्चा, देखो इक्विटी का मतलब होता है कि जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, बेनिफिट्स होते हैं ना, जीडीपी बढ़ती है एंड ऑल पर कैपिटा बढ़ता है, तो वो कुछ ही लोगों के हाथ में ना आए बेनिफिट. इट शुड स्प्रेड ओवर अ लार्जर पॉपुलेशन. दैट्स इक्विटी. प्राइवेट सेक्टर या मार्केट इटसेल्फ आई एम अफ्रेड वो नहीं कर पाएगी. गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? गवर्नमेंट एक्चुअली कैन इम्पोज हायर टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड्स. ज्यादा जो पैसे कमा रहे हैं उनसे ज्यादा टैक्स लेकर वो जो पैसा आए वो गरीबों के वेलफेयर पर खर्च कर सकते हैं. दैट वे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो थोड़ा काम कर सकते हैं. So state education, social security programs, pensions, the main aim would be to reduce inequalities. अब मैं चौथे पॉइंट पे जाऊं उससे पहले कई बच्चों का सवाल होता है, सर तो पेपर में क्या हम ये लिखेंगे? नहीं, पेपर में आप मेरे नोट्स लिखेंगे ना बेटा, जो मैंने बना रखे हैं आपके लिए, बस वो लिख कर आएंगे आप. बट एक बार कॉन्सेप्ट आता हो ना तो आप फटाफट से जस्ट रन थ्रू कर सकते हो पूरे टॉपिक्स को. तो अब तक 3 पॉइंट हो गए हैं जस्टिफिकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर के. एक है मिनिमल स्टेट मेरा बच्चा, कि भाई इवन इफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ना करे, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन कर दे, तब भी वी नीड पब्लिक सेक्टर. सेकंड हो गया मार्केट वर्सेस गवर्नमेंट. कभी कभी मार्केट जो है वो फेलियर्स क्रिएट कर सकती है, गवर्नमेंट कैन एक्चुअली हेल्प इन इरेडिकेटिंग दोस फेलियर्स. थर्ड है इक्विटी. वी रियली वांट कि जो भी आप ग्रो करते हो, जो भी आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उसका बेनिफिट सभी को मिले रादर देन कुछ चुनिंदा लोगों को मिले. एफिशिएंसी एंड इक्विटी, ये बड़ा ही सुंदर पॉइंट है और आगे इसके ऊपर बड़ी क्लासिक एक्सप्लेनेशंस आपको मिलेंगी थ्रू टैक्स लॉज. आपको मैं इस सब्जेक्ट में ये भी सिखाऊंगा कि टैक्स चोरी कैसे की जाती है और पकड़ कैसे सकती है गवर्नमेंट आपके टैक्स की चोरी. और ट्रस्ट में कुछ 14-15 साल पहले मैं टैक्स की चोरी ही सिखा रहा था बच्चों को ग्रुप में, बैच में रहा था. तो वो एक लड़की बोली कि हाँ हाँ सर बिल्कुल सही बताया आपने. क्लास के बाद रुकी, कहती है सर एकदम सही टैक्स की चोरियां बताई आपने. मैंने बोला बेटा थैंक यू, बट समझ नहीं आया तो इस पॉइंट के बाद मेरे से मिलने क्यों आ गई इस क्लास के बाद. बोलती है सर मेरे पापा जो है ना टैक्स कमिश्नर हैं और वो भी यही बताते हैं तरीके. मैंने कहा हो गया बेड़ा गर्क. मैंने कहा बेटा हम सिर्फ किताब वाला पढ़ा रहे हैं बच्चे. अरे नहीं नहीं सर आप घबराओ नहीं. तो एक्चुअली में वो तरीके हैं आपकी किताब जो सिखाती है, यू गोना लव इट. और आज जो जब से 17 से जीएसटी आया तो सब लोग जीएसटी के ज्ञानी बने फिर रहे हैं, स्पेशली दी सीएस, है ना जी. जीएसटी का सारा ज्ञान इनको है. आपको पता है पब्लिक इकोनॉमिक्स में 90 से लेकर जीएसटी है. 90s में जब पब्लिक इकोनॉमिक्स का पेपर था तब से जीएसटी है इस पेपर में. तो जीएसटी हमारा जो है ना वो हॉलैंड का जो है, नीदरलैंड्स इसको बोलते हैं, वहां का कॉपीड है, शुरू वाला एटलीस्ट. तो बहुत डिटेल्स आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर पेपर है, मजा आएगा आपको करने में. आइए एफिशिएंसी एंड इक्विटी. देखो एफिशिएंसी का मतलब है, देखो रिसोर्सेज लिमिटेड है तो वी वांट कि हमारे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो जाए. दैट्स एफिशिएंसी. वंस आप उनको अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे, अच्छी ग्रोथ कर लोगे, जीडीपी अच्छी बढ़ा लोगे, फिर इक्विटी वही वाली बात आ गई कि सबको उसका बेनिफिट मिले. अगेन यू नीड गवर्नमेंट फॉर दैट. सर गवर्नमेंट एफिशिएंसी कैसे कर सकती है? बताता हूँ मेरा बच्चा. एफिशिएंसी का मतलब क्या है? जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूज किया जाए. यस सर. बेटा आप जब छोटे थे ना तो एक आपको बचपन में एक ऑब्जेक्टिव पढ़ाया गया था गवर्नमेंट बजट का, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. गवर्नमेंट कैसे रीएलोकेट करते थे रिसोर्सेज? कि भाई प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज दे दी ताकि वो प्रोडक्शन बढ़ा दें, टैक्स की कंसेशन दे दी, और अगर प्राइवेट सेक्टर खुद नहीं बना रहा तो गवर्नमेंट खुद आके आके अपना प्रोडक्शन कर दे. तो वही तो है एफिशिएंसी मेरा बच्चा. सो प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन इज एफिशिएंसी. प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट so called benefit is equity, and this trade off can be tackled by the government. तो कई बार आप एफिशिएंसी के लिए जाते हैं तो इक्विटी हट जाती है, इक्विटी के लिए जाते हो तो एफिशिएंसी हट जाती है, जिसमें मैंने अभी बताया. आगे इसके बारे में खूब डिटेल आएगा एंड यू वांना लव इट, बिकॉज एक्चुअली में ना आपको रियल लाइफ के इकोनॉमिक्स के बारे में पब्लिक इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सिखा के जाएगी. सो इसकी डिटेलिंग तो ऑब्वियसली आपको आगे सिखाऊंगा क्योंकि वो उसमें रूल्स लगते हैं थोड़े. तो अब तक हमारे पास 4 जस्टिफिकेशन के पॉइंट्स हो गए व्हाई डू वी नीड पब्लिक सेक्टर. तो पहला, इवन विद मिनिमल स्टेट वी नीड दैट. मार्केट वर्सेस गवर्नमेंट की गवर्नमेंट इरेडिकेट कर सकती है इक्विटी के लिए, एंड एफिशिएंसी एंड इक्विटी के लिए. अब सवाल उठता है हमारा सेकंड पार्ट,
वो है कि कौन कौन से पब्लिक ग्रोथ मॉडल्स हैं जिसके थ्रू हम पढ़ाई कर सकते हैं अबाउट पब्लिक सेक्टर, इन शॉर्ट पब्लिक फाइनेंस, और आपकी भाषा में पब्लिक इकोनॉमिक्स। सो पहला जो मॉडल है दैट इज कॉल्ड आपका डेवलपमेंट मॉडल। आप जब ग्रोथ कर रहे हैं, अब साइमल्टेनियसली आप सेमेस्टर 5 में, तो आपने बड़े सारे मॉडल पढ़े हैं, रोमर्स का मॉडल पढ़ा है, सोलो का मॉडल पढ़ा है, बहुत सारे बेसिकली मॉडल पढ़े हैं। तो वो डेवलपमेंट मॉडल की तर्ज पर ही बनते हैं, वो डेवलपमेंट मॉडल ही कहलाते हैं। जस्ट दैट यहाँ पर थोड़ा उनको रॉ वे में दिया गया है, वहां पे थोड़ा डिटेल्ड वे में दिया गया है। सो इसको हम 3 स्टेजेस में एक्सप्लेन करेंगे डेवलपमेंट मॉडल को। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, population moves from countryside to urban areas, for that infrastructure expenditure is required। कहता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तरक्की करनी शुरू करी देशों ने, तो बहुत सारे लोग जो गांव में रह रहे थे, रूरल एरिया में रह रहे थे, वो अर्बन एरिया की तरफ चले। अब अर्बन एरिया को क्योंकि इतने सारे लोग एक बार आ गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने पुश किया, गवर्नमेंट ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर किया। अगेन पब्लिक सेक्टर, during middle stages of development, infra expenditure of public sector becomes complementary with private sector. For example, factory needs roads। अब जैसे आप मिडिल स्टेज पर आ गए तो लोगों को तरक्की मिल रही है, तो वहां पे जो भी एंटरप्रेन्योर्स थे वो फैक्ट्री लगाना चाह रहे थे, वो अपना पैसा लगाना चाह रहे थे, बट दे नीड सम हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट कि वहाँ बिजली पानी हो, वहाँ पर रोड हो, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो उस टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हो। तो वो गवर्नमेंट की रोल बन गई, पब्लिक सेक्टर का रोल बन गया। उसके बाद थर्ड तो वही है, एज अर्बनाइजेशन इंक्रीज इट इंक्रीज एक्सटर्नैलिटीज लाइक क्राइम एंड पॉल्यूशन। और एक्सटर्नैलिटीज जैसे ही क्रिएट करेगी मार्केट, अगेन यू नीड गवर्नमेंट टू टेकल दैट। सो इन द डेवलप्ड फेज ऑफ एन इकोनॉमी, मोर एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर इक्विटी। अगेन फिर आपने जब देखा अब तरक्की हो गई है बहुत सारी, तो उस तरक्की का बंटवारा हो, उस तरक्की का फायदा जो है सभी को मिले, उसके लिए आप गए इक्विटी के लिए। ये है आपका डेवलपमेंट मॉडल। शॉर्ट में बेसिकली आपको ये बताता है कि शुरू में इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद जब मिडिल स्टेज पर आ गए तो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी स्टेज में क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगी, वहां पर पॉल्यूशन बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, तो वो सोशल जो मेनेसिस हैं उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट का रोल। थर्ड, जब पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया, अच्छे से तरक्की वगैरह हो गई, सो अब अगला स्टेप है कि इस तरक्की का फायदा कैसे हर लोग तक पहुंचे, नीचे वाले तबके तक पहुंचे। दैट्स एक्सपेंडिचर ऑन इक्विटी। वही कि उनके लिए पेंशन वगैरह, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ एंड ऑल। तो डेवलपमेंट मॉडल इस तरह से देखता है। अगला बेटा वेगनर्स लॉ। तो वेगनर्स लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस ये ना बड़ा अंडररेटेड है, लेकिन ट्रस्ट मी, आप जब छोटे बच्चे थे ना, हिंदुस्तान में अगर आपने पढ़ाई करी है, तो शायद एक बात आपके दिमाग में अटक गई होगी। आई एम अज्यूमिंग सब इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, तो ये सभी लोग यहाँ पे अच्छे जहीन लोग बैठे हैं। जहीन से मेरा मतलब हु लव इकोनॉमिक्स। एक चीज आपके दिमाग में अटकी होगी, पता है क्या? कि इंडियन गवर्नमेंट ने 60s के अंदर रिकमेंड किया था, इंडियन गवर्नमेंट को एक कमीशन ने रिकमेंड किया था आई शुड से, कि एटलीस्ट 60% और रादर 6% ऑफ टोटल जीडीपी शुड बी स्पेंड ऑन क्या कहते हैं, एजुकेशन। याद आया थोड़ा सा? हाँ सर वो था, लेकिन अब कई बच्चे होते हैं जो ज्ञानी ज्यादा होते हैं, हाँ सर लेकिन हमें ये भी पता आज तक गवर्नमेंट अचीव नहीं कर पाई वो। सही बात है। आप कहोगे वेगनर लॉ से इसका क्या लेना देना? वेल एक बात बताओ, 6% एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, क्या हम ये मान के चल लें कि एजुकेशन मोटे मोटे तौर पर प्राइमरली, हिंदुस्तान की बात अगर करें, कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करें, तो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर का ही पार्ट माना जाएगा, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट की स्कूल्स वगैरह में लोग पढ़ते हैं। यस और नो? अगर आप देखो छोटी उसमें चल रहे हो कि इतने बढ़िया बढ़िया प्राइवेट स्कूल्स बने हुए हैं, आई अग्री, बट आप अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में देखेंगे तो जो एनरोलमेंट रेशियो है वो सरकारी स्कूलों की ज्यादा है। तो वेगनर लॉ ये बता रहा है हमें कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है जीडीपी में प्रपोर्शन उसका बढ़ता जा रहा है। अब वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग जहां पर भी पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जीडीपी में उसका प्रपोर्शन बढ़ता जा रहा है। सो कहता है द शेयर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग इन जीडीपी। द मॉडल हैज 3 कंपोनेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ करिए आपने, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ से आपने मेरे को यहाँ पर क्या बोला था कि आपको इक्विटी के लिए जाना पड़ेगा, यही बोला था आपने।
इक्विटी को कैसे जा सकते हो आप इक्विटी के लिए? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा और, मैं माइक्रो लेवल पे लेके जा रहा हूं आपको। जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आपको नए लॉस, समझना बात को, नया लीगल स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। सर कोई एग्जांपल दे दो, देता हूं। जैसे ही आप एक आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, मेरी बात समझना, अभी लोगों के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, अभी लोगों के पास ज्यादा साधन है, संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, to protect them or to have more return out of them, you need new laws, you need new legal structure. आगे बेटा, अर्बनाइजेशन एंड रिलेटेड एक्सटर्नलिटीज अभी ऊपर पहले पढ़कर आ रहे हैं हम। अब goods supplied by public sector has high income elasticity of demand. For example, free education, recreation, healthcare. As economic growth raises income, the demand for such goods will increase. This is the conclusion of Wegener's law. तो वेगनर लॉ, पहली बात तो ऊपर की दो बातें तो वो इसी की डेवलपमेंट मॉडल की बात कर रहा है कि अब जैसे ही आप बढ़ोगे, आप तरक्की करोगे, इक्विटी के लिए जाओगे, तो इक्विटी के लिए जाने के लिए आपको नए रूल्स, नए लॉस चाहिए होंगे, नए प्रॉपर्टी राइट्स चाहिए होंगे। फिर बोला क्योंकि तरक्की होगी तो वो कुछ उसकी सोशल प्रॉब्लम्स भी आएंगे, उसको दूर करने के लिए आपको पैसा लगाना होगा। तीसरा वो कहता है कि जो गवर्नमेंट जिन चीजों में पैसा लगाती है ना, उनकी इनकम इलास्टिसिटी बड़ी हाई होती है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो एजुकेशन की डिमांड भी बढ़ेगी, हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ की डिमांड भी बढ़ेगी, रिक्रिएशन की डिमांड भी बढ़ेगी। तो फिर पब्लिक सेक्टर का रोल और बढ़ता चला जाएगा। और वो फिर इसीलिए कह रहा है कि आप देखो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इसलिए बढ़ता जा रहा है जीडीपी में, क्योंकि जो जो तरक्की कर रही है इकोनॉमी, जिन चीजों पर गवर्नमेंट खर्चा करती है, उनकी हाई इनकम इलास्टिसिटी है, तो पीपल आर डिमांडिंग मोर एंड मोर ऑफ दैट, thereby government is supplying more and more of that, government is spending more and more on that. So that is Wegener's law. अभी हम आगे के लॉज भी आपको सिखाते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको मेरे नोट्स में से ही पढ़ना है बेटा, जो भी पेपर में लिखना है, इट्स जस्ट दैट एक गुड आइडिया आपको मिल जाता है एंड यू आर देन गुड टू गो। सो आगे के मैं अभी डालता हूं आपके लिए, इन केस आप में से किसी को भी हमारा कोर्स पसंद आए एंड दे वांट टू बाय दिस, तो आप यहां पर मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। वी बिलीव इन थ्री थिंग्स। ए, वी वांट टू गिव यू वैल्यू फॉर मनी, सो दैट आपको ऐसा ना लगे आपका पैसा बर्बाद हुआ, तो बिल्कुल रीजनेबल आपके लिए फी हम चार्ज करते हैं। सेकेंड, सिर्फ रिकॉर्डेड पर हम नहीं भरोसा करते, आपको साथ ही साथ लाइव क्लासेस का भी ऑप्शन रहता है, जिसमें आप डाउट्स भी ले सकते हैं। थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, आपको ये गाइड कर दिया जाएगा कि पेपर की तैयारी कैसे करनी है। आपको अगर मेरे पे विश्वास ना हो, आप सेम 5 में हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके सेम 4 की बस एक लास्ट वाली वीडियो देख लीजिए, जो 1.5 या 2 घंटे की थी, जिसमें मैंने बताया था कि पेपर के लिए आपको क्या तैयार करना है। आप वो देख लीजिए और आपको याद आ जाएगा कि आपका सेम 4 का सारा पेपर वो था कि नहीं था। और सिर्फ माइक्रो नहीं, माइक्रो मैक्रो दोनों में। तो अगर आपको रास्ता पता लग जाए तैयारी कैसे करनी है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। और मैं घमंड की बात नहीं कर रहा, बट अगर कोई चीज आप भी 20 साल करोगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि मैं मार्केटिंग या ये हो हल्ला मुझसे नहीं होता, बिकॉज मेरा मानना है सिक्के जो है वो आवाज करते हैं, नोट जो है वो शांत रहते हैं। तो यू विल नॉट फाइंड मी डूइंग दिस चीप स्टफ, रीले बना लेना, गाड़ी दिखा देना। भाई, पैसा शक्ल से दिख जाता है, आप बात समझ रहे हैं? सो पैसा दिखाना, ये करना, ये हमारे प्रोफेशन के लिए ठीक नहीं है। हमारा प्रोफेशन बड़ा ही सिंपल सोबर प्रोफेशन है, और वेल रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, तो इसमें ये चीप हरकतें हम नहीं कर सकते। तो इफ यू वांट क्वालिटी, इफ यू रियली आर कंसर्न विद कि मुझे सिर्फ पढ़ाओ, आई एम देयर। इफ यू वांट कि आपको मैं परेशान करके अपनी रीलें भेजता रहूं आपके व्हाट्सएप पर, परेशान करता रहूं आपको, तो वो फिर नहीं हो पाएगा, देन ऑब्वियसली दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं जी। अगले जो भी इसके मॉडल्स हैं वो मैं ऐप में डालूंगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं। काफी फेमस मॉडल है बॉम्बुल मॉडल। देखिए, बॉम्बुल मॉडल ना वैसे अपने रेवेन्यू मॉडल के लिए जाना जाता है ज्यादा। जितने भी लोग एमबीए करते हैं वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि बॉम्बुल मॉडल वहां पर कितना यूज होता है। पर यहाँ पर जो बॉम्बुल का मॉडल है वो पब्लिक सेक्टर की थ्योरी के लिए यूज किया गया है। तो जो इसका क्रक्स है वो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ मेरा बेटा। बॉम्बुल मॉडल क्या कहता है, आइए बात करते हैं। बॉम्बल मॉडल बेसिकली ये कहता है कि जो भी पब्लिक सेक्टर है ना, वो ज्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं रादर देन कैपिटल इंटेंसिव।
इससे उनकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली हमेशा कम रहेगी, बिकॉज दे लैक द एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। आई मीन, अगर टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, देन व्हाई नॉट सब्स्टिट्यूट दैट टेक्नोलॉजी और कैपिटल विद लेबर? ये क्यों नहीं करते ऐसा? बिकॉज एज अ पब्लिक सेक्टर इनको ना एक मिनिमम लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल रखने ही है अपने पास। एक आइडियल, अब जैसे सपोज स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तो एक टीचर पुपिल रेशो है फॉर एग्जाम्पल। तो समझना बात को, सपोज 1,000 बच्चे हैं एनरोल्ड, आते कितने हैं वो अलग बात है। तो इन्होंने सोचा हुआ है कि यार हर उस पे हर 10 लोग पे एक टीचर हमको चाहिए, तो इन्होंने 100 टीचर रख दिए। वो मिनिमम इनकी रिक्वायरमेंट हो गई। अब 1,000 में से बच्चे आते हैं 500, तो एक तो वो आपका गड़बड़ है। दूसरा, अगर कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है, आप बड़ी स्क्रीन लगा के रूम बड़े में एक ही टीचर ज्यादा बच्चों को पढ़ा सकता है, अच्छे से पढ़ा सकता है, तो वो चीज ये सब्स्टिट्यूट करते ही नहीं। सो बॉमल मॉडल बेसिकली पब्लिक सेक्टर की इनएफिशिएंसी की बात करता है कि ये इनकी टेक्नोलॉजी लेबर ड्रिवन होती है, लेबर इंटेंसिव होती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का ये यूज नहीं करते, एंड एज अ रिजल्ट ये नुकसान में रहते हैं, खर्चा बहुत करवाते हैं गवर्नमेंट का। सो नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सेक्टर, ये बॉमल मॉडल बात करता है। मेनली लेबर इंटेंसिव है, जो मैंने अभी बताया आपको। सो नॉट सुटेबल टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। देखो, लेबर प्रोडक्टिविटी तभी इंक्रीज होगी जब आप उसको टेक्नोलॉजी दोगे, बेहतर कैपिटल स्टॉक दोगे। खाली लेबर से तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं कि जी अगर बेटर लेबर हो, ह्यूमन कैपिटल बेटर हो, तो हो ही जाएगी। आई अग्री, लेकिन जो ऑलरेडी आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो तो जितना ह्यूमन कैपिटल तो ऑलमोस्ट हो गया। नहीं सर, आप उनको और ट्रेनिंग दे दो, ये कर दो, वो कर दो। आई आई टेक दैट एज वेल कि आप उनको ट्रेनिंग देके थोड़ा बेटर कर सकते हो, बट स्टिल जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जो कैपिटल का इस्तेमाल है, उसको सब्सिट्यूट लेबर की वो ट्रेनिंग या लेबर का ह्यूमन कैपिटल बन जाना नहीं कर सकता। सो लेस स्कोप ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, फॉर एग्जांपल मिनिमम नंबर ऑफ टीचर डॉक्टर्स इनको चाहिए। अब पंगा क्या होता है वो देखिए। देखिए, लेबर मार्केट है, अब लेबर मार्केट में तो लेबर की वैल्यू लगेगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो चाहे पब्लिक सेक्टर में। अगर प्राइवेट सेक्टर में लेबर की डिमांड बढ़ गई या लेबर के वेजेस बढ़ गए, तो वो पास ऑन होगा पब्लिक सेक्टर में भी। इसीलिए आपने कभी कभी नोटिस किया होगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, फिफ्थ पे कमीशन, सिक्स्थ पे कमीशन, सेवेंथ पे कमीशन, ये क्या है? कई लोग इसको बोलते हैं वेज इंडेक्सेशन है, महंगाई भत्ता। बिल्कुल सही बात है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आई तो उसके हिसाब से वेजेस बढ़ गए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। गुड, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम। बट आप इसका दूसरा पहलू भी देखें, डोंट यू पीपल थिंक इनके जो वेज बढ़े हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी पहले से ज्यादा वेज हो गए हैं भाई। सो प्राइवेट सेक्टर के जो जब वेजेस बढ़ते हैं तो वो पास ऑन होते हैं पब्लिक सेक्टर में। This is what is written over here. Since labor market passes its effect in public sector, therefore, even to maintain same number of people, public expenditure increases. Since private sector can substitute capital for labor, which public sector can't, lead to inefficiency. प्राइवेट सेक्टर तो फट से कोई नई टेक्नोलॉजी आएगा, उसको लगेगा कि लेबर को सब्सिट्यूट करके टेक्नोलॉजी यूज कर सकता हूँ, कम पैसे लगेंगे, फायदा ज्यादा होगा, वो फट से कर लेगा। पब्लिक सेक्टर वाला नहीं करेगा, बिकॉज वही लिमिटेड नंबर चाहिए एंड सो कॉल्ड वेलफेयर वाला मोटिव। तो इस वजह से ये हमेशा इनएफिशिएंट रहते हैं। और इंडिया के कंटेक्स्ट में तो आप लोगों को पता ही है, पब्लिक सेक्टर ने डुबा दिया पूरा आज़ादी के बाद। तभी तो 1991 में रिफॉर्म्स करे इंडियन गवर्नमेंट ने। उसका मेन कल्प्रेट तो पब्लिक सेक्टर ही था, इतना एफिशिएंट, इतना रद्दी, इतना घटिया, लॉस मेकिंग। तो बच्चा कहता है बॉमूल लॉ मेक सेंस, बॉमूल लॉ तो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, बट स्टिल थोड़े से फ्लॉज हैं इस मॉडल के अंदर। तो कुछ फ्लॉज के बारे में मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी डिटेलिंग मैंने नोट्स में दी हुई है। हाउएवर, दिस थ्योरी हैज सम फ्लॉज। ठीक है, इट्स ए फ्लॉज। सब्स्टिट्यूशन कैन टेक प्लेस। कहते हैं आप अगर पब्लिक सेक्टर में भी जाओ, कुछ पब्लिक सेक्टर में सब्स्टिट्यूशन हैज टेकन प्लेस। आप एयरपोर्ट्स में जाओ, सब्स्टिट्यूशन हैज टेकन प्लेस, टेक्नोलॉजी हैज टेकन ओवर दैट लेबर थिंग। और भी बहुत सारी जगह पर कहता है ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही, मतलब आप कह रहे हो सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता, इट कैन टेक प्लेस। स्टेडी डिक्लाइन इन पब्लिक सेक्टर वेजेस। कुछ सेक्टर्स में, हम हर सेक्टर में नहीं बोलेंगे, और माइंडेड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम ये एग्जांपल देते हैं ना, एक मिनट, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब भी हम ये एग्जाम्पल देते हैं, तो हमें बच्चा पता है क्या कहता है? क्या आप बात कर रहे हो, मेरी मम्मी टीचर है। मैंने कहा अच्छा फिर? अरे सर, प्राइवेट सेक्टर में इतने कम पैसे मिलते हैं उनको, वही सरकारी जो जॉब करती है ना टीचर्स, उनको बहुत पैसे मिलते हैं। आई अग्री। तो सर ये तो गलत हुआ ना? क्या? स्टडी डिक्लाइन इन पब्लिक सेक्टर वेजेस।
मैंने क्या बोला, एक तो सिर्फ इंडिया के कंटेक्स में नहीं देखिए, इन जनरल देखिए। दूसरा, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे पब्लिक सेक्टर में पैसे कम है। सर कुछ एग्जांपल दीजिए, मैं देता हूं। अगर आप आईआईटी तैयार करते हो, कुछ बढ़िया तैयार करते हो, उसके बाद अगर आप टीचिंग जॉब में जाओगे सरकारी, उसमें तो कम पैसे मिलेंगे। कॉर्पोरेट में जाओगे ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये कंपैरेटिवली है डिक्लाइन इन पब्लिक सेक्टर वेजेस। ये नहीं कि वेज जो पहले मिल रहे थे वो कम हो गए, नो। इट मींस कंपैरेटिवली अगर जो आपने चीज करी है, अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाओगे तो कम पैसे मिलेंगे कुछ सेक्टर्स में, और अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। सो दिस इज योर बॉम्बल्स लॉ। अगला है मेरा बच्चा पॉलिटिकल मॉडल। पॉलिटिकल मॉडल बेसिकली ये कहता है कि देख भाई, दो आए पार्टीज, एक पार्टी कह रही है हम फलाने पब्लिक गुड्स बना देंगे, इतने बना देंगे और ये टाइप के बना देंगे। दूसरी पार्टी कह रही है हम इतने पब्लिक गुड बना देंगे और इस टाइप के बना देंगे। अब वोटिंग डिसाइड करेगी कि पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक को कितने पब्लिक गुड और कैसे टाइप के चाहिए, वो बाय देयर वोट दे विल डिसाइड। दैट्स पॉलिटिकल मॉडल। आइए शुरू करते हैं। Conflict in public preferences between those who wish to have higher expenditure and those who wish to limit the burden of taxes. अब लोगों में से कुछ लोग हैं जो चाहेंगे ज्यादा पब्लिक गुड मिले, बट देन बैक ऑफ देयर माइंड उन्हें पता है टैक्स भी ज्यादा देने पड़ेंगे। कुछ लोग हैं कह रहे हैं ठीक है भैया टैक्स कम ले लो मगर पब्लिक गुड हमें ज्यादा मत दो, कोई दिक्कत नहीं। It shows how the size and composition of actual public spending reflects the preferences of the majority through political process. The equilibrium level of public spending can be related to income distribution and growth of government is closely related to rise of income inequality. तो ये तीनों चीजों को अब हम एक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन करके देंगे आपको, उसके थ्रू आप ये तीनों चीजों को बेहतर समझ सकते हैं। तो आइए अब ये शुरू करता हूं मैं आपके लिए मॉडल बेटा। चलिए शुरू करता हूं बेटा। हाँ जी। So consider an economy with H consumer whose income is between 0 and Y hat. So H number of people है एक इकोनॉमी में, एक सोसाइटी में, whatever you want to call it. Government provides a public good which is financed by the use of proportional income tax minded. Proportional income tax का मतलब है जितनी इनकम होगी उसके हिसाब से आप टैक्स देने वाले। The utility of consumer I who has income yi is given by ui tg, जिसमें t टैक्स है, g उसका पब्लिक गुड, 1 माइनस टी वाई आई टैक्स देने के बाद जो उसके बाद जो इनकम बचेगी विच ही कैन स्पेंड ऑन प्राइवेट गुड, एंड दिस इज बेनिफिट, बी इज फॉर बेनिफिट फ्रॉम पब्लिक गुड। सो ही इज गोना गिव यू टैक्स, रेजिडुअल अमाउंट जो बचेगा वो प्राइवेट गुड में खर्चेगा, प्लस वो पब्लिक गुड से उसको जो बेनिफिट मिलेगा। So T is income tax rate, G is public good, B is benefit. We denote mu as a mean income level, thus government budget constant is G is equal to TH mu. बहुत आसान है। H number of people है, yes, ये उनकी mean income है, yes, उस mean income into number of people पर जो भी proportion of tax लगेगा, that's T, that will be government's income, और इसी को हमने basically बोल दिया government का budget constraint. सो अब हम यहाँ पर यूटिलिटी निकाल रहे हैं सिर्फ पब्लिक गुड की, तो वो निकल रहा है 1 माइनस जी अपॉन एच म्यू वाई आई प्लस बी जी। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बेसिकली आपने इस बजट कंस्ट्रेंट को यूज किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आराम से आप देख सकते हैं, देयर इज जस्ट नो प्रॉब्लम। अगर आप टी को रिप्लेस करेंगे इससे तो ये यही बनेगा जी अपॉन एच म्यू, उसी को यूज किया। So the ideal level of public good provision for the consumer is given by first order condition. उसी की first order condition solve करके ये लिख दी गई है। So this condition relates the marginal benefit of an additional unit of public good to marginal cost. The marginal benefit of public good is assumed to be a decreasing function of G. That is, uh, preferred public good level falls as income rises. अब यहाँ पे मैं पहले स्टेटमेंट का मतलब बता देता हूँ, फिर स्टेटमेंट का लॉजिक बच्चा क्या समझता है वो बता देता हूँ, और इसका जो एक्चुअल रीजन है वो भी बता देता हूँ। ये कह रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो पब्लिक गुड की प्रेफरेंस कम हो जाएगी लोगों की। अच्छा, अज्यूम किया है, अच्छा। तो मैं बच्चों से पूछता हूँ क्या यार ये अजम्पशन ठीक है कि अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो पब्लिक गुड को कम प्रेफर करेंगे? बच्चे कहते हैं यस सर एकदम सही है, एकदम सही है। ओके कैसे? अरे सर अगर मेरे पास इनकम है, आई हैव सो मेनी गुड्स, व्हाई डू आई नीड अ पब्लिक गुड? भाड़ में गया पब्लिक गुड। ये नहीं है इसका लॉजिक, इसका लॉजिक कुछ और है। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप यू आर सपोज टू पे मोर टैक्सेस, इसीलिए जब आपकी इनकम बढ़ती है यू प्रेफर लेस पब्लिक गुड बिकॉज देन यू आर द स्केप गुड, यू आर द वन विल बी फाइनेंसिंग दैट पब्लिक गुड, क्योंकि आपसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। ये है लॉजिक। सो
The usual way to know the desired level of public good is to have majority voting. वोट दीजिए, जो लोगों को पसंद होगा, मतलब अपनी वोटिंग से वो डिसाइड कर देंगे. So the political equilibrium G star is determined by median voter, is then the solution, and where Ym upon H mu is median voter income relative to mean. Since marginal benefit decreases as G increases, the political equilibrium level increases with income inequality as measured by the ratio of median to mean, जो हम stats में आपको पढ़ा चुके हैं पहले. Accordingly, more inequality as measured by low ratio of median to mean would lead voter to require more public good. अब बात समझ लो more inequality का मतलब क्या है. अमीर और अमीर, गरीब और गरीब. इसमें हम ये भी मानेंगे कि अमीर का प्रपोर्शन कम, गरीब का ज्यादा. अगर गरीब का प्रपोर्शन ज्यादा है तो पब्लिक गुड की डिमांड ज्यादा होगी. दो रीजन की वजह से, ए दे नीड इट, बी दे आर नॉट द वन हु आर गोना फाइनेंस इट, बिकॉज कम इनकम में टैक्स भी कम देंगे. और कई लोग तो इतनी कम इनकम में होंगे कि टैक्स देंगे ही नहीं, बट दे वुड वांट पब्लिक. सो दैट इज योर पॉलिटिकल मॉडल. आई होप ये समझ आ गया. अब चलते हैं आगे, रेच इफेक्ट आपको सिखाते हैं. चलिए बेटा, लास्ट मॉडल जिसको हम बोलते हैं रेच इफेक्ट, आइए समझाते हैं. देखिए इसकी कुछ बेसिक पहले अजम्पशंस हैं वो हम पकड़ लेते हैं. पहला अजम्पशन है कि गवर्नमेंट लाइक्स टू स्पेंड. बच्चा कहता है यार व्हाई गवर्नमेंट लाइक्स टू स्पेंड. आगे ना एक टॉपिक आएगा ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, तो उसमें इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. बट अगर मैं एक छोटा सा इसमें आपको व्यू दूं तो हर गवर्नमेंट की चाहत है कि उसका री इलेक्शन हो, है ना. उसके लिए वो खर्चा करेंगे ना, लालच देंगे पब्लिक को. देखो हमने आपके लिए रोड बनवाई, देखो हमने आपके लिए ये झंडा लगवाया, ये देखो हम आपके बैंक अकाउंट में पैसे डालते हैं, ये देखो हम आपको फ्री में अनाज देते हैं. सो गवर्नमेंट वुड लाइक टू स्पेंड. So government prefer to spend money. Public do not want to pay taxes. But higher spending can only come from higher taxes. तो ये तो एक तरीके का आपके पास प्रॉब्लम हो गया, डिलेमा हो गया. That as a government you want to spend, but you know that that spending will be financed by taxes, whereas public don't want to pay tax. All governments desire re-election. तो मैंने जैसे बताया, they want to pump in money, they want to spend. So, this model argues that wartime permits government to spend more with the consent of taxpayers. कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, यहाँ पर एग्जांपल ये है वॉर का, जहाँ पे खुद गवर्नमेंट कह रही है कि देखो भाई टैक्स पेयर्स, तुमसे हमको ज़्यादा पैसे लेने पड़ेंगे यार, देश पे बड़ी दिक्कत आ गई है. और टैक्स पेयर खुशी खुशी दे देगा, कहेगा हाँ यार मेरे देश पे दिक्कत आ गई है, ऐसे में तो देना ही पड़ेगा. तो ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं वेयर even though generally people don't want to pay taxes, but here they will wholeheartedly be paying, they will be happily be paying taxes. So the level of expenditure does not come back to its original level. But problem पता है क्या है, even if the war is over, वो जो टैक्स आप पे कर रहे हो ना, वो वापस ओरिजिनल लेवल पर नहीं आएगा, वो उसी लेवल पे मेंटेन हो जाएगा. क्या बात कर रहे हो सर, वो तो सिर्फ वॉर टाइम के लिए था, अब हमसे दोबारा आप ज्यादा टैक्स कैसे ले सकते हो. उसके रीजंस बताते हैं. पहला, टैक्सपेयर बिकम अकस्टम टू पेइंग हायर टैक्सेस. अब वो वॉर जितने टाइम चली आपको आदत ही पड़ गई कि भाई इतना ही टैक्स देना है. कुछ बच्चे कहते हैं ये जानदार रीजन नहीं है, बिल्कुल ऐसा साइकोलॉजिकल रीजन होता है. डेट पेमेंट. अब सपोज गवर्नमेंट ने टैक्स तो आपसे लिया, लेकिन उस टाइम वॉर था तो बाहर से कुछ डेट वगैरह भी उठाए, लोन वगैरह भी लिया, उसकी भी पेमेंट करनी है, अगेन आपसे लिए जाएंगे पैसे. प्रोमिस मेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कहा था बस एक बारी वॉर ओवर हो जाए, हम बहुत अच्छा डिफेंस तैयार कर लेंगे अपना, ऐसा कुछ कर लेंगे कि कोई आंख ना उठा के देख पाए हमारे ऊपर, अपने को तगड़ा करना है यार, जीडीपी बढ़िया बनाना है, सो दैट हमारी भी कोई धमक हो. ये सारे प्रॉमिस पेड करने के लिए मेड करने के लिए पैसा चाहिए. इसके बाद इंस्पेक्शन इफेक्ट, इट कैन एक्चुअली फर्दर इंक्रीज द टैक्स पेयर बर्डन. इंस्पेक्शन इफेक्ट में क्या होता है, कई बार ना गवर्नमेंट इंस्पेक्ट करती है, टैक्स पेयर भी फॉर दैट मैटर, वेयर आर वी लैकिंग, क्यों नहीं जीडीपी बढ़ रहा, क्यों नहीं हम तरक्की कर रहे, ऐसे कमजोर रहेंगे तो कोई भी आके कब्जा करेगा. तो इंस्पेक्शन इफेक्ट में पता लगता है यार इंफ्रा बनाना पड़ेगा बहुत ज्यादा, फॉरेन ट्रेड के लिए अपने आप को एसईजी बनाने पड़ेंगे बहुत सारे, बड़ा सारा काम करना है. उसमें फिर गवर्नमेंट को और पैसा चाहिए, वो पैसा फिर टैक्स पेयर से आता है. सो प्रिडिक्शन क्या है रेच इफेक्ट के. सो द प्रिडिक्शन ऑफ रेच इफेक्ट इज दैट स्पेंडिंग रिमेन रिलेटिवली कंसिस्टेंट अनलेस डिस्टर्ब्ड बाय सम मैसिव एक्सटर्नल इफेक्ट. एंड उसके बाद भी इफ इट इज डिस्टर्ब, तो मान के चलिए वो फिर आगे बड़े हुए लेवल पर ही मेंटेन रहेगा, नीचे आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं. सो अब अगले क्लास में आप सीखेंगे एक्सेसिव गवर्नमेंट या इनएफिशिएंट गवर्नमेंट या इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर कैसे तबाही करता है, क्या क्या उसकी परेशानियां हैं.